स्टार्ट किया था कक्षा 12 का, जिसमें हम लोगों ने 6 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जहाँ पे हम लोगों ने आवेश की बात की, आवेश के विभिन्न गुणों की बात की और आवेशन की विभिन्न विधियां उनको हमने, और बहुत छोटे छोटे वीडियोज में मैंने आपको एक एक चीज लिखवा दी अच्छे से, अब नोट्स आपको बना दी। और आप सबको पता है कि ड्यू टू कोविड हम लोग यहाँ पर जो ऑफलाइन क्लासेस है कंडक्ट नहीं कर पा रहे, उसी लिए आपके विद्यालय ने यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है, जहाँ पे हम आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और इसी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ही आपको अपना कंप्लीट मतलब जो भी स्टडी है कंप्लीट करनी है, जब तक स्कूल ओपन ना आ जाए, गवर्नमेंट की गाइडलाइन ना आ जाए। तो आज हम बात करेंगे कूलाम के नियम के बारे में। अब देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि आवेश है ना, और आवेश, इनके मध्य क्या लगता है? बल लगता है। आवेश के मध्य क्या लगता है? बल लगता है। क्यों? ध्यान रखना, तो इनके मध्य लगने वाला बल या तो किस प्रकृति का होगा? आकर्षण प्रकृति का होगा या प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। या तो फोर्स ऑफ क्या होगा? अट्रैक्शन, या फोर्स ऑफ क्या होगा? रिपल्सन। दो पॉसिबिलिटी है बच्चों, या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन, आकर्षण या प्रतिकर्षण। आपको पता है विपरीत प्रकृति के आवेश क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकृति के विपरीत प्रकृति के आवेश आकर्षित करते हैं, समान प्रकृति के आवेश क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत मतलब अपोजिट, और ये सेम मतलब अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो ये आपको पता है, इतनी तो जानकारी आपको है। अब क्या हो रहा है कि जब दो आवेशों के मध्य बल लग रहा है, कि मैंने अभी आपको क्या बताया, आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित या प्रतिकर्षित। इसका मतलब दो आवेशों के मध्य क्या लग रहा है? बल लग रहा है। या तो बल कैसा होगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो इस बल को हम लोग क्या कहते हैं? इस बल को हमने नाम दिया स्थिर विद्युत बल। क्या नाम दिया? स्थिर विद्युत बल। आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इसको स्थिर विद्युत बल या इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इस बल का बारे में सबसे पहले हमें इस बल का जो मान है, कैलकुलेशन है, उसकी गणना के बारे में सबसे पहले किसने बताया? कूलाम ने। इसलिए इसका एक और नाम है, वो कौन सा नाम है? कूलाम बल, कूलाम फोर्स। ध्यान रखना, तो यही कूलाम का नियम है कि दो आवेशों के मध्य कितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल निकालना है, अगर उसको हमें काउंट करना है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए कूलाम ने नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो ध्यान रखना, तो कूलाम के नियम की परिभाषा क्या होगी? क्या लिखेंगे परिभाषा? के दो आवेशों के मध्य, कैसे आवेश? स्थिर आवेश, क्योंकि बल का मान स्थिर विद्युत बल है। तो ध्यान रखना, दो स्थिर आवेशों के मध्य, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल ज्ञात करने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया। वैज्ञानिक का नाम क्या है? कूलाम है। कूलाम ने एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम भी कहते हैं। कूलाम का नियम भी कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं, ठीक है, कूलाम का नियम कहते हैं। तथा आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को कूलाम बल या स्थिर विद्युत बल भी कहते हैं। स्थिर वैद्युत लिखा होता है, स्थिर विद्युत लिखा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए कूलाम ने क्या किया? नियम दिया। अभी हम इस नियम को समझेंगे, इसकी पूरी डिटेल में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो देखो, इसका आप एक अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लो या इसको पॉज करके नोट कर लो। अब
अब मैं आगे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। देखो गुलाम ने जो नियम दिया उसमें दो बातें तो सबसे पहले ध्यान रखनी है। गुलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए मान्य है। किसके लिए? बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज। ध्यान रखना कुछ बातें जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ बहुत डिटेल टू डिटेल बता रहा हूँ। ध्यान क्या रखना कि गुलाम का नियम बिंदु आवेशों के लिए मान्य है। किसके लिए? बिंदु आवेशों के लिए मान्य है। बिंदु आवेश का मतलब क्या होगा? पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश का मतलब क्या होगा? पॉइंट चार्ज। ध्यान रखना। तो आपको क्या ध्यान रखना है? गुलाम का नियम किसके लिए मान्य है? बिंदु आवेश या पॉइंट चार्ज के लिए। और दूसरा, गुलाम का नियम स्थिर आवेशों के लिए। आवेश किसमें होने चाहिए? रेस्ट में होने चाहिए। स्थिर आवेश के लिए मान्य है। अगर गतिशील आवेश होगा तो मैंने आपको बताया था गतिशील आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है। स्थिर आवेश केवल अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाता है। तो अगर आवेश गति करेगा तो वहां पर बहुत सारे बल हो जाएंगे। तो यहाँ पर गुलाम का नियम है वो केवल स्थिर आवेश मतलब उन्हीं के लिए। स्थिर आवेश का मतलब है आवेश किसमें होना चाहिए? रेस्ट में होना चाहिए। तो दो बातें ध्यान रखनी है कि गुलाम का नियम बिंदु आवेशों के लिए और स्थिर, क्योंकि यहाँ पर आवेश जो स्थिर है तो उनके मध्य जो बल लग रहा है उसी को कैलकुलेट करता है गुलाम का नियम। ध्यान रखना। तो ये आपको दो बातें क्या करनी है? ध्यान रखनी है। अब नियम क्या है उसको समझते हैं। नियम क्या है उसकी हम बात करते हैं, उसको देखते हैं। तो देखो नियम क्या है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप एक बार ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो नियम क्या है उसको हम बात करते हैं। नियम ये है देखो कि गुलाम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है, जैसे ये अपने पास एक आवेश है, ये है Q1 और एक दूसरा आवेश है वो क्या है? Q2। दो आवेश है, एक आवेश कौन सा है? Q1 है और दूसरा आवेश कौन सा है? Q2 है। एक आवेश है Q1 और दूसरा क्या है? Q2 है। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R। डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की? R। तो गुलाम के नियम के अनुसार दो बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, देखो नियम लिख लेता हूं। गुलाम के नियम के अनुसार, इसे ब्लैक मार्कर से लिखता हूं। गुलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश, यहां लिख रहा है मैंने, देखो लाइन यहां लिखा है, स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लगने वाला स्थिर विद्युत बल या तो आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण। दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या लिखा? दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्या लिखेंगे? इनके मध्य जो बल लग रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि यह जो बल है यह दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ध्यान रखना, यहाँ पर एक और चीज लिख रहा हूं, स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश कार्य करता है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश, लाइन ऑफ एक्शन। क्रिया रेखा का मतलब क्या होता है? लाइन ऑफ एक्शन। ध्यान रखना, कुछ शब्द जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं इनको अंडरलाइन भी करता हूं।
और यहाँ पर मैं 2-3 मार्कर क्यों यूज करता हूँ, ताकि आपको चीजें हाईलाइट हो। अब समझना, ये जो है वो क्रिया रेखा है। अब इस पे, इन पे आपस में या तो आकर्षण होगा, आकर्षण बल होगा तो वो अंदर की ओर या तो इधर होगा या इधर होगा, और प्रतिकर्षण होगा तो या तो इधर होगा या इधर होगा। ऐसा नहीं कि बल इधर लग रहा है इधर लग रहा है, ये पॉसिबल नहीं। इस पे इधर लग रहा है इधर लग रहा है, ये पॉसिबल नहीं। मतलब एक आवेश इधर है दूसरा इधर है, तो बल इस रेखा के अनुदिश या तो अंदर की ओर हो सकता है, समझना कि यहाँ पर अपने पास क्या है, एक आवेश है, तो बल इस रेखा के अनुदिश अंदर की ओर होगा या बाहर की ओर। ऐसा नहीं कि बल इधर लग जाए इधर लग जाए, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश हमेशा बल क्या करता है, कार्य करता है। ध्यान रखना, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो इनके बीच लगता है कूलाम आकर्षण बल, वह दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ये जो क्रिया रेखा जो मैंने ग्रीन कलर से मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, उसके अनुदिश कार्य करता है। ध्यान रखना, इसके या इस लाइन के अंदर की ओर होगा या बाहर की ओर होगा, हमेशा ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है ना। तो ये देखो, अब आगे इसको समझते हैं मैथमेटिकल। पहला क्या है, उनके आवेशों के परिमाण के समानुपाती, F समानुपाती Q1 Q2, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इस चीज को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वर्ग व्युत्क्रम नियम। एक सवाल पूछा हुआ है आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर कि कूलाम का नियम के बारे में सत्य कथन लिखो, उसमें एक ऑप्शन था कूलाम का नियम वर्ग व्युत्क्रम नियम। इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। जैसे आपने 11th क्लास में गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा होगा, वहां पर क्या पढ़ा होगा, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। वो भी दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसी प्रकार कूलाम बल भी दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण बल भी वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, और कूलाम बल भी, दोनों बल किसका पालन करते हैं, वर्ग व्युत्क्रम नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो ध्यान रखना, आपको कूलाम के नियम के बारे में ये बात ध्यान रखनी है कि कूलाम का नियम वर्ग व्युत्क्रम नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो F समानुपाती Q1 Q2, F समानुपाती 1/r², तो F समानुपाती क्या आएगा, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। समानुपाती का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ गया, K को हम लोग क्या कहते हैं, K को हम कहते हैं कूलाम नियतांक। क्या कहते हैं, कूलाम नियतांक। वैज्ञानिक का नाम क्या था, कूलाम था, इसलिए जो K है ना, इस K को हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम नियतांक। अभी हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी तो खाली मैंने नियम की शुरुआत की, बहुत सारी बातें इसमें हमें ध्यान रखनी है। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल, या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, ध्यान रखना इंग्लिश के अंदर। और इसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, कूलाम था, इसलिए इसको कूलाम बल भी कहते हैं। आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, या वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। नोट कर लो, आगे हम डिस्कस करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लो। अब देखो आगे, आप लोगों ने इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बात करता हूँ, मैं इस चीज को इरेज कर रहा हूँ, नीचे वाली चीज को इरेज नहीं करूंगा क्योंकि अभी हम उसको लेके आगे चर्चा करेंगे। देखो आगे आगे समझो इस चीज को। हम लोगों ने क्या देखा, इधर मैं आपकी डायग्राम बना लेता हूँ। ये Q1, ये Q2, बीच की दूरी क्या है, R है। F बराबर अपने पास क्या आ गया, F बराबर आ गया K Q1 Q2 अपॉन r², और यहाँ पर K क्या है, ये तो फॉर्मूला आ गया। K क्या है, K है कूलाम नियतांक। अब कूलाम नियतांक के बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण बल में एक बात पढ़ी थी, F बराबर G m1 m2 अपॉन r²। वहां पर G क्या होता था बेटा, G होता है गुरुत्वीय नियतांक, और गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किसने दिया, न्यूटन ने दिया, और स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल का नियम किसने दिया, कूलाम ने दिया। तो K क्या है, कूलाम नियतांक।
अगर मैं इस कूलाम नियतांक की बात करूं तो ध्यान रखना, कूलाम नियतांक माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। पहली बात क्या ध्यान रखनी है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। किस पे निर्भर करता है? माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। और ध्यान रखना, जो G है ना, G, ये G कभी भी माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। G का मान फिक्स होता है। कितना होता था? 6.67 इंटू 10 की घात -11। जबकि K का मान कभी फिक्स नहीं होता, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्थात माध्यम परिवर्तित करने पर K का मान बदल जाता है। माध्यम परिवर्तित करने पर K का मान बदल जाता है। जबकि ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण बल में जो G है ना, उस G का मान कभी नहीं बदलता। जब मैं दोनों बलों की तुलना करूंगा, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के कारण, कूलाम बल आवेश के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, कूलाम बल वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। गुरुत्वीय नियतांक का मान फिक्स होता है, जबकि कूलाम नियतांक माध्यम के साथ बदलता है। ध्यान रखना, इसके बारे में आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं। वो फॉर्मूला क्या है? K = 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये एक साइन है बच्चों, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। अब इसको थोड़ा सा हिंदी में आप समझ लेना, एप्सिलॉन, ठीक है। और जो एप्सिलॉन होता है, इसको बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं इसको? माध्यम की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या बोलते हैं? माध्यम की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। समझना, ये जो एप्सिलॉन है ना, ये हर मतलब ये एक माध्यम का गुण है। क्या लिखा है? माध्यम की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये किसका गुण है बच्चों? ये माध्यम का गुण है। किसका गुण है? माध्यम का गुण है। ध्यान रखना, एप्सिलॉन जो है ना बच्चों, माध्यम की प्रकृति, माध्यम का गुण है। आपको खास करके बात क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अब आगे और देखो, मैं सारी बात डिस्कस करूंगा, अभी आप समझते जाओ। कूलाम नियम में बहुत सारी बातें। इस K का जो मात्रक होता है, इस K का मात्रक अगर हमको निकालना है, K को एक साइड ले लो तो पीछे क्या बच जाएगा? FR² अपॉन Q1 Q2 बच गया ना, FR² अपॉन Q1 Q2। तो इसका मात्रक क्या हो गया? इसका मात्रक हो गया, आप देख लो, F का मात्रक न्यूटन, अपॉन में दूरी का मीटर स्क्वायर, अपॉन आवेश का क्या होता है? कूलाम स्क्वायर। तो मात्रक क्या आ गया? यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया, इसका मात्रक क्या आ गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर, अपॉन में क्या आ गया? कूलाम स्क्वायर। क्या आया मात्रक? न्यूटन मीटर स्क्वायर, अपॉन में क्या आ गया? कूलाम स्क्वायर। और अगर इसका विमीय सूत्र निकालना हो, क्या निकालना है इसका? अगर मुझे विमीय सूत्र, तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा? न्यूटन के लिए क्या होगा? m1 L1 T-2 इंटू दूरी का क्या होता है? L2। आवेश का मैं आपको बता चुका हूं, A1 T1 का क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। तो क्या हो जाएगा? m1 L1 और 2 कितना हो जाएगा? 3, T-2 और 2 आ गया, T क्या हो जाएगा? -4 और A क्या हो जाएगा? -2। तो ये सारी K की बातें हैं। K क्या होता है? K कूलाम नियतांक है। सबसे बड़ी बात, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? माध्यम के ऊपर। K का मान माध्यम के परिवर्तित होने पे बदल जाता है। K का जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। अभी मैं एप्सिलॉन के बारे में भी आपको डिस्कस कराऊंगा, ध्यान रखना। ये एप्सिलॉन क्या होता है, इसको पूरा डिस्कस करेंगे। ये आप एक बार क्या करें, इसको नोट कर लें अच्छे से। ये हम लोगों ने कूलाम नियतांक की क्या की, हम लोगों ने बात कर ली। ठीक है, तो हम आगे बात करें। आप लोग समझ गए ना बच्चों? तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो K है, K का मान बदलता रहता है। K का मान इस एप्सिलॉन पे निर्भर करता है। अभी हम इसको समझते हैं।
ये k का अगर आपको बोल दें, अब देखो रटना नहीं है मात्रक विमीय सूत्र, k बराबर क्या लिखा, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। F का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, R स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, अपॉन में क्या आ गया, कूलम स्क्वायर। विमीय सूत्र हम लोगों ने बना लिया। बल का आपको पता होता है m1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर मतलब L2। चार्ज का क्या होता है A1 T1, तो अपॉन में क्या हो गया A स्क्वायर T स्क्वायर। सॉल्व किया या। अब आगे देखो, अब हम बात करते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। किसकी बात करते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता। अभी मैंने आपको बताया, तो देखो अभी हम बात करेंगे माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता क्या हो गया, एप्सिलॉन। इसको क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और ध्यान रखना, यह माध्यम का एक विशेष गुण है, ध्यान रखना, यह माध्यम का एक विशेष गुण है। देखो बुक किताबों में खाली या कोई टीचर आपको इतना लिखवा के छोड़ देता है, मैं पूरा समझा रहा हूं। देखो माध्यम का क्या है गुण है, देखो नाम क्या है, परमिटिविटी, परमिट करना, मतलब यह माध्यम है ना, जैसे ये Q1 ये Q2, इनके मध्य बल लग रहा है तो बीच में कुछ माध्यम है, अभी वायु है। अब इसको मैं उठा के कहां ले गया, पानी में ले गया, तो इनके मध्य लगने वाला बल क्या होगा, बदल जाएगा, क्योंकि पहले वायु था पानी हो गया। किसी और मीडियम में ले गया, बल क्या होगा, बदल जाएगा। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल कभी भी नहीं बदलता, कूलम बल बदलता है, गुरुत्वाकर्षण बल कभी नहीं बदलता। तो यही माध्यम के परिवर्तित होने के साथ यह माध्यम इनके मध्य लगने वाले बल को कितना परमिट करता है, परमिटिविटी, कि वो माध्यम है ना, उनके मध्य लगने वाले बल को कितना परमिट करेगा, कितना अलाउ करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता। कि माध्यम आवेशों के मध्य लगने वाले बल को कितना परमिट करेगा, इसी को माध्यम की परमिटिविटी बोलते हैं। ध्यान रखना, मीडियम की परमिटिविटी, विद्युतशीलता, विद्युत के लिए कितना शील है, विद्युतशीलता, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछते हैं खाली, इतना ध्यान रखना। अगर हम वायु की बात करें या निर्वात की बात करें, उसका जो होता है उसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। निर्वात और वायु के लिए लगभग सेम ही मानते हैं, और इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। वैसे ही होती निर्वात की है, वायु के लिए भी यही मानते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, इसका मान फिक्स होता है 8.85 × 10⁻⁻12। मात्रक बताऊंगा क्या होता है, मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻12। एप्सिलॉन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। और अलग अलग माध्यम के लिए इसका मान क्या होता है, अलग अलग होता है। आपको एप्सिलॉन नॉट का मान ध्यान रखना है, अलग अलग माध्यम के लिए आपको मान दिया होगा। अब इसका मात्रक अगर निकालना हो तो मैंने अभी आपको सूत्र क्या बताया, K = 1/4πε। अब मुझे बताओ, क्या 4π का कोई मात्रक होगा, नहीं होगा, 4 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन का जो मात्रक होगा वो K का क्या होगा, K का क्या होगा, उल्टा। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, अभी K का मात्रक मैंने आपको क्या बताया था, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इसको उल्टा कर दो, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और विमीय सूत्र उसका उल्टा कर दो, वहां कितना था, m1 L3 T-4 A-2। यहाँ क्या होगा, m-1 L-3 T का +4 A का 2। तो ध्यान रखना, बिल्कुल रटना नहीं है, K का निकाल सकते हो, और एप्सिलॉन का जो मात्रक होता है वो K का क्या होता है, उल्टा होता है। K का क्या होता है, उल्टा होता है। और निर्वात के लिए इसका मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻12। अब निर्वात के लिए अगर मैं K की बात करूं, K = क्या होगा, 1/4πε0। किसके लिए, निर्वात के लिए। तो K का मान जब मैं रखूंगा
4 का मान पता है, पाई का मान पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है, रखने पर क्या आएगा 9 इंटू 10 की घात 9। इसका मतलब न्यूमेरिकल में आप k का मान कितना रखते हो 9 इंटू 10 की घात 9। ज्यादातर टीचर सीधा बता देते, मैंने पूरा बताया। ये कहाँ से आया, इस चीज से आया। ये हमने प्रैक्टिकली क्या किया है, कैलकुलेट किया है। मात्र क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और अगर माध्यम की बात करें तो k का मान क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m। तो इस प्रकार से हम k का मान कैलकुलेट करते हैं। और अलग अलग माध्यम के लिए k का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, अलग अलग होता है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना विद्युतशीलता क्या होती है, विद्युतशीलता माध्यम का गुण होती है और यह हमें परमिट करती है कि दोनों माध्यमों के मध्य वो माध्यम कितना बल एक दूसरे आवेश के मध्य लगने देगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, माध्यम की विद्युतशीलता के ऊपर। इसको नोट कर लो। ठीक है बच्चों, तो अभी कूलम के नियम के बारे में और बातें करनी है। अभी इसको और डिटेल में, माध्यम की विद्युतशीलता के बाद आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है, फिर न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, फिर कूलम के नियम का सदिश रूप क्या है। तो अभी 3 दिन मान के चलो आपको और कूलम का नियम पढ़ना पड़ेगा। ये लेक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत मजा आने वाला है इन लेक्चर्स में। आपको अच्छे से देखना है इनको। आप जितना बेटा इनको कंसंट्रेट होके देखेंगे उतना आपको समझ में आएगा, मजा आएगा। हम लोग ये सब आप लोगों के लिए करने, अब आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जितना ज़्यादा आप मतलब हमें चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को देखोगे, उतना ही ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे। यही आपका जो आप देखते हो उसी से हम मोटिवेट होते हैं। कैसे हमने काफ़ी लोग जो डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो भी वीडियोस देख रहे हैं तो उससे हम काफ़ी मोटिवेट हो रहे हैं कि अब भले 20, 25 या 30 या 50 या 70, 80 जितने बच्चे देख रहे हैं, आपको डेली देखना है, नोट्स बनाना है अच्छे से, ताकि जब आप स्कूल आओ तो यू आर रेडी फॉर योर क्लास। जो बच्चे इनको देखेंगे वो क्लास में बहुत ज़्यादा रेडी होंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। इसी तरह आप अपना प्यार देते रहिए और कोविड के टाइम पे ध्यान रखें, घर पे सुरक्षित रखें, घर वालों का ध्यान रखें। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत।